हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट क्लास में हम लोग ने कवर किया था फिनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 टॉपिक जिसको बोलते हैं बिजनेस फिनेंस। ठीक है, आई होप आप लोग को वो टॉपिक सारे कवर हो गए होंगे एंड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 12th स्टूडेंट एंड एम कॉम ऑल्सो। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड फिनेंशियल डिसीजन। फिनेंशियल डिसीजन 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ फिनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस एंड फॉर योर नॉलेज पर्पस ऑल्सो। तो हम लोग कवर करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो पहले हम लोग पढ़े क्या? बिजनेस फिनेंस। अब बिजनेस फिनेंस क्या था? तो बिजनेस फिनेंस किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमको जिस अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस फिनेंस बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है, जो पैसा हमारे पास आया है जिसको बिजनेस फिनेंस बोलते हैं, उस फिनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से यूज करना है, उसी को क्या बोला गया? फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखते हैं मीनिंग क्या है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। मतलब ये कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से। इट कंसिस्ट 2 वर्ड्स, फिनेंस एंड दूसरा मैनेजमेंट। फिनेंस का मतलब क्या होता है? फिनेंस मीन्स अमाउंट ऑफ मनी यूज टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब वो अमाउंट जो हमको बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसी को क्या बोला गया? फिनेंस बोला गया। ठीक है, एंड इट कैन बी आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और बोथ। मतलब कि वो फिनेंस जो है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, या फिर बोथ का, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या है? तो मतलब जिस अमाउंट की रिक्वायरमेंट हमको लंबे समय तक होगी, ठीक है, मतलब जिस अमाउंट का रिक्वायरमेंट हमको लंबे समय तक होगी और हम उसको एक्वायर जो करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, तो उसी को लॉन्ग टर्म फिनेंस बोलते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट, जिस अमाउंट की रिक्वायरमेंट हमको शॉर्ट टर्म होगी, शॉर्ट टर्म कहने का मतलब जनरली 1 साल से अंदर, ठीक है, तो और जिस सोर्स से हम उसको फिनेंस करवाएंगे, जिस सोर्स से हम उसको पैसा का अरेंजमेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म फिनेंस। ठीक है, तो या तो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, आगे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको बोला गया फिनेंस। समझ में आया? फिनेंस मीन्स अमाउंट ऑफ मनी यूज टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लियर है यहाँ तक? कि वो अमाउंट जो हमको बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, बिजनेस के काम को करने के लिए जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोला गया? फिनेंस बोला गया। एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर हाउ टू मैनेज द फिनेंस। मतलब जो पैसा हमने एक्वायर किया है या जो पैसा हमने अरेंज किया, उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से यूज करना है, उसी को क्या बोला गया? मैनेजमेंट बोला गया। ठीक है, समझ में आया फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब? अब देखते हैं मीनिंग। मीनिंग तो हो गया, डेफिनेशन देखते हैं इन अदर वर्ड्स में क्या बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा डिटेल्ड है, एक शॉर्ट भी हम डेफिनेशन दे दिए। आपको जो पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, किससे रिलेटेड? फिनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो क्या बोलते हैं? बिजनेस फिनेंस का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? फिनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक तरह का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? तो ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब कि फिनेंशियल मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं कि हमको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्लान कर लिए, कहाँ कहाँ यूज होना है, कैसे यूज होना है, ये सारी चीज़। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो अमाउंट हम प्लान किए हैं, कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, उसको अरेंज करना। ठीक है, किस किस सोर्स से हमको पैसा कहाँ पे लाना है, किस बिज़नेस में यूज़ करने के लिए लाना है, किस सोर्स से हमको पैसा लेना है, फ्रेंड से, फैमिली से, ठीक है, या फिर बैंक से लोन लेना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? कि उस पैसे का यूज किस तरीके से होगा, कहाँ पे कितना अमाउंट यूज़ होगा, डैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग। एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का कहने का मतलब क्या? कि पैसे का यूज कर लिए, अब देखते हैं कि हमारे जो पैसा मैंने प्लान कर रखा था उस तरीके से यूज हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ है तो डेविएशन चेक करते हैं, डिफरेंसेस चेक करते हैं कि मैंने जिस तरीके से प्लान किया था उस तरीके से मेरा पैसा यूटिलाइज हुआ है कि नहीं, उसी को क्या बोला गया? कंट्रोलिंग बोला गया। ठीक है, तो क्या बोला गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फिनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। तो जो भी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, हम फिनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये क्या बोला गया कि क्या क्या काम करते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द प्रोक्योरमेंट, मतलब प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या, कि पैसा हमको कहाँ से अरेंज करना है, कहाँ से पैसा हमको लेना है, डैट इज योर प्रोक्योरमेंट। एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब कि क्या हो गया कि पहले तो हम सोच लिए फिनेंशियल मैनेजमेंट का मेन सोर्स ये होता है कि पैसा हमको कहाँ से अरेंज करना है और पैसा कहाँ पे लगाना है कि हमारा किसी भी तरह का पैसा वेस्ट ना हो। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब जो भी मैंने पैसा अरेंज किया है, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है कि उस पैसे का वेस्टेज ना हो, गलत जगह ना लगे और हमारा प्रॉपर रिटर्न आए। तो फंड्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल गोल्स, मतलब जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स है, जो भी मैंने पहले सोच रखा था, उस तरीके से हमको पैसा अरेंज करना और उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना ताकि हमारे पैसे का वेस्टेज ना हो, सही जगह पे लगे, ताकि प्रॉपर हमको रिटर्न आए, हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो मैंने डिसाइड कर रखा था उसको अचीव कर ले। ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला गया। क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, किस चीज़ का प्रोसेस है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। और क्यों करते हैं, तो फिनेंशियल एक्टिविटीज़, जो भी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है उसके लिए ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। अब फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या क्या बोला गया, तो इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मतलब कि मैनेजिंग कहने का मतलब वही यूज़ करना है पैसा, किस तरीके से यूज करना है और कहाँ से पैसा हमको रेज करना है, डैट इज़ कॉल्ड फिनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है। तो यही चीज़, यही डेफिनेशन है आपका। अब देखते हैं एक सिंपल डेफिनेशन क्या होता है। फिनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है क्या डील करता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अभी जस्ट बताते, देखो यहाँ से ही यूज़ हो जाएगा, यही थोड़ा सा डेफिनेशन है। फिनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कहते हैं मतलब कि हमको पैसा कहाँ से अरेंज करना है, ठीक है, एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। और पैसा तो अरेंज कर लिए, अब अपने बिजनेस में उस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, डैट इज कॉल्ड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया, एस.सी. कुच्चल के द्वारा दिया गया है। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, फीचर्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कौन कौन से की फीचर्स हैं हमारे फिनेंशियल मैनेजमेंट का। तो पहला फीचर्स मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होता है, तो पहला फीचर्स क्या, प्लानिंग ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज़। जाहिर सी बात है फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में तो 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वो तो हो गया मैनेजमेंट का पार्ट। लेकिन यहाँ पे स्टाफिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हमको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ तो हम पैसे का काम करें, इसलिए डायरेक्टिंग किया जाएगा। तो सबसे पहला काम फीचर्स में क्या होता है, प्लानिंग ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज़, मतलब हमको कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, कहाँ का यूज करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ कहाँ से हमको पैसा अरेंजमेंट करना है, डैट इज कॉल्ड फिनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। तो प्लानिंग ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज इट इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। प्लान कर लिए कि पैसा हमको कितना यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कितने अमाउंट की हमको रिक्वायरमेंट है, डैट इज पता चल गया। अब एक्विजिशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है कि हमको पैसा कहाँ से अरेंज करना है, ठीक है, कहाँ से हमको पैसा मिलेगा। ठीक है। तो अरे अपना अपना जगह हो सकता है अरेंजमेंट करने का। ठीक है। जैसे कि लोन ले लिए बैंक से, फ्रेंड से पैसा ले लिए, फैमिली से पैसा ले लिए, या किसी और से, किसी अनर सोर्स से, किसी होता है ना। तो हमको पैसा कहाँ से अरेंज करना है, डैट इज कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ फंड्स। ये भी किसका पार्ट है, फीचर्स है किसका, फिनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट तो सबसे रिलेटेड है, सभी के घर में मैनेजमेंट किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो पैसे का अरेंजमेंट किस तरीके से करना है, डैट इज कॉल्ड फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक्विजिशन ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से अरेंज होगा। थर्ड पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मतलब पैसा अरेंज कर दिए, अब उस पैसे का यूज कैसे होगा, कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कौन से अमाउंट कहाँ पे यूज़ होगा, डैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये भी एक वन ऑफ द फीचर्स है किसका, फिनेंशियल मैनेजमेंट का। फोर्थ पॉइंट, फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग। अब क्या करते हैं कि जो भी पैसा मैंने अरेंज कर रखा है, जो भी मैंने पैसा प्लान कर रखा है, उसके लिए क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं, जैसे कि क्या, फिनेंशियल डिसीजन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनेंस डिसीजन एंड देन क्या आता है, डिविडेंड डिसीजन।
ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस पैसे जो भी हमारे पास होते हैं उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे लगाना है, कहाँ पे कितना पैसे यूज़ करना है, उससे रिलेटेड हम क्या कर। अब यह क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गोल ओरिएंटेड। जाहिर सी बात है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स रहता है कि पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर दें, आसानी से पहुँच जाए। ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट करने का मकसद ही हमारा गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है जिसको अचीव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। 6 पॉइंट क्या होता है, मेंटेनिंग लिक्विडिटी। मेंटेनिंग लिक्विडिटी कहने का मतलब क्या, कि आपके पास प्रॉपर अमाउंट इतना होना चाहिए कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जितनी भी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट हो वो आपके पास प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अमाउंट, ठीक है, आपको ज़रूरत हो डेली के बेस पे रॉ मटेरियल लाना हो, या किसी को भाड़े का खर्चा देना हो, या किसी को कैरेज का खर्चा देना हो, कुछ भी जो डेली के एक्सपेंस है। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको इतना कम से कम अमाउंट रखना है अपने पास। ठीक है। या फिर उतना आपको या फिर उतना आपको करेंट एसेट्स के फॉर्म में रखना है कि आप उसको क्या कर सको, कन्वर्ट कर सको विद इन अ डे, विद इन अ मंथ्स, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सको। तो इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। क्लियर है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं क्या होता है, फीचर्स है फिनेंशियल प्लानिंग का ही। तो इन सारी चीज़ को ध्यान में रख के ही फिनेंशियल प्लानिंग या फिनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है। हाँ, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो रिस्क मैनेजमेंट ये है कि जो भी मैंने अपना फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना कैपेसिटी है रिस्क बियर करने का, मतलब हम कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या कितना रिस्क नहीं ले सकते हैं, या हमारा कैपेसिटी ही नहीं है रिस्क लेने का। तो उसी चीज़ को मैनेजमेंट करना, डैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं फिनेंशियल मैनेजमेंट में ही होता है, हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर इन्वेस्ट करें कि हमारा रिस्क क्या हो, मिनिमाइज हो। इस तरीके इसको मैनेजमेंट करना भी फिनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। कहीं ना कहीं सोचिए ना, आपको अगर पैसा कहीं पे लगाना है या इन्वेस्ट करना है, आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे हाई रिस्क है। ठीक है। हाई रिस्क है तो क्या आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी समझोगे या फिर लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहोगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर फीचर्स बोल दीजिए, कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है। एंड 8 पॉइंट कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको ऐसा नहीं है कि एक बार आपने फिनेंशियल डिसीजन ले लिया आपका हमेशा चलता रहा, आपको हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है हमारा फीचर्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे फिनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या होता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ क्लियर रखते हैं। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है फिनेंशियल। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर। अब ये क्या मतलब है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। मतलब कि ये क्या चाहती है कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, आपको पता है कि शेयर होल्डर्स कितने होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, दो, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाना, मतलब कि इक्विटी शेयर में जिसने भी इन्वेस्ट कर रखा है उस शेयर का प्राइस में इंक्रीज करना। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स के प्राइस को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है। उसी को क्या बोला गया, मतलब शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा तो इनडायरेक्टली क्या हो, किसको फ़ायदा होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर वाले होते हैं उसको क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। कहीं ना कहीं हमारा और कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमाए तो उसको हमको फिक्स्ड रेट देना पड़ता है, कहीं ना कहीं परसेंटेज देना पड़ता है। ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई भी फिक्स्ड रेट नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, उनका वेल्थ जो बढ़ता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले का शेयर प्राइस इंक्रीज करने से ही बढ़ता है। तो क्या बोलेगा, देखिए, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्या बोलेगा, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म और शेयर होल्डर्स वेल्थ। मतलब कि किसी भी फर्म का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, एंड यूजुअली रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। जो नॉर्मली क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है मार्केट प्राइस, शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। ठीक है। तो एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये कैसे होने वाला है, सोचो, वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होगा, तो हमारी कंपनी जब रेगुलर वे पे प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है, उसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा मिलेगा, गुडविल अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा होगा। तो कहीं ना सोचिए ना, जब प्रॉफिट हम ज़्यादा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं हाँ, मार्केट में चलता है कि इस कंपनी का क्या है, प्रॉफिट हमेशा ही कमाती है, तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा।
क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट उसी शेयर में करना चाहते हैं, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस प्रॉफिट रेगुलर दे या फिर जो हमेशा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। तो कहते हैं कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो शेयर प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है किसका, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है किसका, फिनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, किसी साल में ये चीज़ नहीं हो सकता, 1 साल में या 2 साल में ये चीज़ नहीं हो सकती, नॉर्मली 5 साल 10 साल, मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है। तो टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर, यही एक दूसरा भी ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये नॉर्मली इन कंपेरिजन टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्या बोलता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक ये भी उद्देश्य होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, वो क्या करे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाएगी तभी तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा गोल फुलफिल होगा धीरे धीरे, है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए फिनेंशियल मैनेजमेंट करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मैंने पैसा का सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो क्या बोलेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, देखिए, टू इंश्योर दैट बिजनेस अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन। समझ में आया। तो मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमारी कंपनी हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो मेंटेनिंग ऑफ लिक्विडिटी, अभी हमने फीचर्स भी पढ़ा था। लिक्विडिटी कहने का मतलब क्या, मेंटेनिंग ऑफ लिक्विडिटी कहने का मतलब अभी बताए थे, टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी टू मीट डे टू डे फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब अभी क्या बताएं, लास्ट अभी पीछे जस्ट बताएं क्या, कि हमारे डेली के खर्चे को, ठीक है, हमारे पास जितना भी अमाउंट होना चाहिए वो इतने फॉर्म में होना चाहिए, इतना हमारे पास होना चाहिए कि डेली के खर्चे को आसानी से मीट कर जाए। जितने भी हमारे खर्चे हैं डेली के, उसको कम से कम प्रॉपर वे में यूज कर सकें, उसको मतलब कि पे कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हमको भाड़ा देना है तो बोलेंगे 1 महीना बाद देंगे, नहीं, उतना पैसे आपके पास कहीं ना कहीं अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पास उतना स्टॉक होना चाहिए अमाउंट कि आप डेली के खर्चे आसानी से उसको कवर कर सको। तो वही है मेंटेनिंग ऑफ लिक्विडिटी, या फिर इतने करेंट एसेट्स के फॉर्म में रखा होना चाहिए ताकि आप उसको क्या कर सको, कन्वर्ट इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि कोई भी एसेट्स हो हम उसको कन्वर्ट कर सके कैश में, ठीक है। तो इस तरीके का आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए एसेट्स, ठीक है। क्लियर है। मेंटेनिंग ऑफ लिक्विडिटी ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब किसी भी बिजनेस का तो यही मकसद होता है ना कि पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो क्या होता है, टू एलोकेट फंड्स इन सच अ वे दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ हायर दैन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, पैसा जहाँ भी इन्वेस्ट कर रखा है उसका रिटर्न क्या आना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। सपोज कीजिए कि मिस्टर, हाँ तो क्या हुआ, मिस्टर ई से मैंने लोन ले रखा था, कितना, 10%, ठीक है, या फिर लोन ले लिया मैंने 10% पर एनम पे, ठीक है। तो ये जो हमारा 10% हमको पे करना है पर एनम, वो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। तो हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये 10% जो हमको पे करना है साल में, तो कम से कम हम वैसे जगह इन्वेस्ट करें कि हमारा रिटर्न क्या है, 10% से ज़्यादा है, ठीक है। क्या है, 10% से ज़्यादा है। तो ज़ाहिर सी बात है 10% से ज़्यादा क्या आएगा, 15%, 16%, 20% आएगा। तो हमारा पे ऑफ करना उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वही चीज़ बोला गया था क्या, कि हमारे इस तरीके से पेमेंट करना है, मेंटेनिंग, इसी को बोला गया क्या, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखिए, तो यही लिखा हुआ है, टू एलोकेट फंड्स इन सच अ वे दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर दैन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आप पैसा कहीं से भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, कहीं से भी पैसा जहाँ से आपने रेज कर रखा है या फिर पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, तो वो आपका डिफरेंट सोर्सेस से होना चाहिए, अलग एक ही सोर्सेस से नहीं होना चाहिए। डिफरेंट सोर्सेस कहने का मतलब क्या, कि आपने कुछ पैसा इक्विटी से ले रखा हो, ठीक है, जिसको आपने अपनी कंपनी में हिस्सा दे रखा हो, कुछ पैसा डेट ले रखा हो, डेट कहने का मतलब कि इंटरेस्ट आपको सिर्फ पेड करना हो, और इक्विटी से होल्डर्स को क्या मिलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड पेड करेंगे या फिर इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो आपका सोर्सेज जो है, ठीक है, जो आपका पैसे का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट सोर्स से होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्लियर है।
और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीटिंग फिनेंशियल कमिटमेंट्स। अब ये भी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्या होता है, टू इंश्योर दैट टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जितने भी आपने कमिटमेंट कर रखे हैं, ठीक है, क्या कमिटमेंट कर रखे हैं का मतलब क्या, कि जिससे भी आपने लोन ले रखे हैं उसको टाइम पे जो आपको पेमेंट करना है। तो आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने फिनेंस का इस तरीके से यूटिलाइज करें कि आपको इतने समय में इतना पैसा अवेलेबल हो जाए, ताकि आपने जिससे लोन ले रखा है उसको टाइमली आप इंटरेस्ट पेड कर सको। ठीक है, तो यही मीटिंग बोल रहा है क्या, फाइनेंशियल कमिटमेंट, जिससे आपने लोन रखा है उसको टाइमली आपने पेमेंट कर रखना है। ठीक है, तो इसकी ये भी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए आपको समझने में दिक्कत है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो समझने में। तो क्या बोला गया, टू इंश्योर दैट टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वही हो गया कि जो भी क्रेडिटर्स है जिससे मैंने लोन ले रखा है उसको टाइमली पेमेंट करना, दैट इज कॉल्ड मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, जो फिनेंशियल डिसीजन होता है वो क्या है, फिनेंशियल डिसीजन कैसा होता है, क्या होता है, कितने तरह के फिनेंशियल डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारे टॉपिक को हम कवर करते हैं। वन शॉर्ट वीडियोस होने वाले इसमें। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों डिसीजन कवर करेंगे, तो टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। देखते हैं क्या होता है फिनेंशियल डिसीजन। देखिए फिनेंशियल डिसीजन क्या होता है, तो क्या बोला गया, ए फिनेंशियल डिसीजन इज अ डिसीजन कंसर्निंग द फिनेंशियल मैटर्स ऑफ ए फर्म। जैसे बात है फिनेंशियल डिसीजन, नाम से ही क्लियर है कि फिनेंस मतलब जो भी हमारे बिजनेस में, फर्म में पैसे से रिलेटेड डिसीजन आएंगे उसी को क्या बोला गया, फिनेंशियल डिसीजन। विच इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व करता है क्या, रेजिंग एंड यूजिंग द कैपिटल इन अ वे दैट इंक्रीजेज द फर्म्स वैल्यू। मतलब कि पैसों को इस तरीके से रेज करना है, इस जगह से अरेंज करना है, और यूज इस तरीके से करना है ताकि हमारे फर्म की वैल्यू, मतलब हमारा जो कंपनी का वैल्यू वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो याद आया, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यही होता है, फर्म की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यही होता है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है? अब देखते हैं कौन कौन से डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं। तो हम क्या बताएं, 3 तरह के डिसीजन फिनेंशियल डिसीजन में लेने पड़ते हैं। वो क्या होता है, तो देखें टाइप्स ऑफ फिनेंशियल डिसीजन। फर्स्ट वन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कैपिटल बस्टिंग भी बोला जाता है। अभी कि ये क्या होता है, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्चुअली में होता क्या है। तो चूजिंग वेयर टू इन्वेस्ट फंड्स, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने का मतलब क्या, कि हमको चूज़ करना है कि हमको पैसा इन्वेस्ट कहाँ करने। ठीक है, सच एज न्यू प्रोजेक्ट, एसेट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो या फिर कोई ऐसे एसेट्स परचेज करके रख लें, या फिर कोई बिजनेस हमको दिख रहा हो, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग। मतलब कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अफेक्ट करता है, अफेक्ट का मतलब पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों शामिल होंगे। अफेक्ट का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होंगे। ठीक है, यही इफेक्ट बोल देते तो सिर्फ नेगेटिव। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव। क्लियर है? अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर रहा होता है। देखिए इतने सारे फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया हमारा, कैश फ्लो प्रोजेक्ट। अब ये क्या होता है, कैश फ्लो प्रोजेक्ट कहने का मतलब कि कहीं भी हम जब इन्वेस्ट कर रहे थे, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इन्वेस्ट कर रहे थे, तो सबसे पहले हम उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो प्रोजेक्ट देखते हैं। अगर उसके बिजनेस में कैश फ्लो मतलब कैश का आना और जाना लगा हुआ है, ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये तो इन्वेस्टमेंट करने इसके लिए सही है, क्योंकि हमको ये टाइमली पेमेंट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेड कर देगा, या फिर हमको डिविडेंड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो कैश फ्लो प्रोजेक्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर किसी बिजनेस का कैश फ्लो प्रोजेक्ट सही नहीं है, पैसे ही नहीं है, उसके बिजनेस में ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे, तो उसके पास जब पैसा ही नहीं है तो वो डिविडेंड कहाँ से पेड करेगा, इंटरेस्ट कहाँ से पेड करेगा। तो ये चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा किसी भी कंपनी का इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे हमको कितना रिटर्न मिलने वाला है, ये सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, रिटर्न मिलने वाला क्या, कि सपोज कीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड,
ठीक है। ये हमको रिटर्न दे रही है 8%। और मान लो XYZ है, कंपनी है, ये हमको रिटर्न दे रही है 12%। तो जाहिर सी बात है हम किस में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इसी में। तो ये भी फैक्टर्स होते हैं कि हमको जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी तरह का प्रोजेक्ट में, जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या हो, रिटर्न देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट में हमको ज़्यादा रिटर्न आने वाले, किस में कम आने वाले। तो जाहिर सी बात है हमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिटर्न भी देखेंगे, ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। अब देखते हैं रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व करने का मतलब क्या, कि जहाँ भी हम इन्वेस्ट कर रखे हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसमें कितना इन्वेस्ट करने वाले। अब देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे अभी क्या होता है कि ABC लिमिटेड है, अब यहाँ पे रिटर्न कम आ रहे हैं, लेकिन ये हमको इंश्योर हो जाता है कहीं ना कहीं कि हमारा पैसा कभी डूबेंगे नहीं। ठीक है, मतलब घर बैठे कुछ भी नहीं करना, आपको 8% मिल जाएगा। और ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा पैसा डूबने के चांसेस है। ठीक है, क्या होगा, XYZ में पैसे डूबने के चांसेस है। तो आप किस में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। अगर इसमें हाई रिस्क है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल इस पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो ये भी फैक्टर्स है कि रिस्क किस में ज़्यादा है पैसा इन्वेस्ट करने में। रिस्क है मतलब पैसे डूबने के चांसेस है। ठीक है, तो यही चीज़ रिस्क इन्वॉल्व होता है कि नहीं। तो ये भी एक तरह का पॉइंट बन जाता है कि आपके डिसीजन को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। किसी में बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है तो जाहिर सी बात है कौन सा आपको आपके लिए बेनिफिशियल है, ये भी एक मैटर करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब क्या है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कहने का मतलब क्या, कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो, आपको थोड़ा सा भी उस फील्ड का नॉलेज है या फिर नहीं है। अगर उस फील्ड का नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन ले सकते हो। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हमको इस फील्ड में डिसीजन लेना, इस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाता है। लेकिन आप किसी ऐसे फील्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो जहाँ पे आपको पहले से उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल हो जाता है। तो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जिस फील्ड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस फील्ड के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है या फिर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अभी क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि जितना आपने इन्वेस्ट करना है, सपोज कीजिए ना, आपको जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो उस फंड्स के हिसाब से आपको किसी भी प्रोजेक्ट का चूज़ करना पड़ेगा कि आपके पास कितना अवेलेबल फंड्स है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सको। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा फंड्स है तो बड़े प्रोजेक्ट में लगा दोगे पैसा, लंबे समय तक लगा दोगे। अगर कम पैसा है तो छोटे प्रोजेक्ट में लगाओ। ठीक है, तो इस तरह का भी ये भी एक फैक्टर्स है कि आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल है। पता चला कि देख लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और फंड्स हमारे पास उतना अवेलेबल है ही नहीं, तो हम इन्वेस्ट अपने औकात के हिसाब से करेंगे, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। क्लियर है, फैक्टर अफेक्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। देन आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वाई वी नीड टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्यों ज़रूरत है। तो पहला, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सपोज़ कीजिए क्या, कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ट रहा, अच्छा रहा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप घर पे बैठे हो, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, एक अच्छा डिसीजन ले लिया आपने और उसका आपका बिजनेस का कहीं ना कहीं जो भी आपका अमाउंट है वो भी बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, रिटर्न भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में, UTI में, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व। अब जाहिर सी बात है 1-2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया तो हम कर नहीं रहे, करोड़ों करोड़ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाए वो तो इंपॉर्टेंट डिसीजन बन ही जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रिस्क इन्वॉल्व। अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं भी जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, हमारे पैसे के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हमको फील्ड का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डिसीजन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब एक बार में 50 करोड़, 100 करोड़ अगर डूब जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। फोर्थ पॉइंट, इरिवर्सिबल डिसीजन। मतलब जनरली जो आप होता है, कहीं भी इन्वेस्ट करने जाते हो, आप इन्वेस्ट करने से पहले बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद आप उस डिसीजन को बैकआउट नहीं करते हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो रहा होता है। तो ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, आपको उसको सुधारने के मौके फिर दोबारा नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, आपको 1 ही 2 बार मौका मिलेगा डिसीजन लेने का, उसके बाद नहीं मिलेगा, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा
जरूरी हो जाता है। एंड लास्ट वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपके पास जो भी अमाउंट है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सही डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको इन्वेस्ट में पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल मतलब सही जगह यूटिलाइज हो, ठीक है, ऐसे जगह लगे जहाँ पे हमको रिटर्न आए, ज़्यादा प्रॉफिट आए। तो इसलिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, क्लियर। देखिए अब आते हैं फिनेंस डिसीजन पे। तो फिनेंस डिसीजन क्या होता है? तो फिनेंस डिसीजन का मतलब सिंपल वे में समझिए कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए सोचा कि हमको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न आने वाला है, वो सारी चीज़ मैंने देख लिया। लेकिन वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से अरेंज करे, कहाँ से पैसा अरेंज करे, कितना अरेंज करे, ये सारी चीज़ क्या कहलाता है? फिनेंस डिसीजन कहलाता है। देखते हैं, डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ फिनेंस, मतलब किस सोर्स से हमको पैसा लगाना है, ठीक है, कहाँ से पैसा हमको लेना है, अरेंज करना है, डैट इज कॉल्ड फिनेंस डिसीजन। जैसे कि या तो इक्विटी से ले लें, मतलब अपने शेयर होल्डर से ले लें, उसके बदले में हमको डिविडेंड देना पड़ेगा, या तो डेट लेस से ले लें, उसके बदले में हमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या दोनों से ले लें, ठीक है, रेशियो में। टू फंड इन्वेस्ट एंड ऑपरेशन, तो जो भी हम पैसे का अरेंजमेंट करना कि कहाँ से हमको पैसा लगाना है, कहाँ से हमको पैसा अरेंज करना है ताकि हम अपने इन्वेस्ट कर सकें लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो डैट इज कॉल्ड फिनेंस डिसीजन, ठीक है। अब देखते हैं इस फिनेंस डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो फिनेंस डिसीजन लेने से पहले उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है या उस चीज़ को सोचना पड़ता है जो हमारे फैक्टर को अफेक्ट करता है, फिनेंस डिसीजन को अफेक्ट करता है। फर्स्ट वन क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर फिनेंसिंग। अभी बताए थे कि अगर सपोज कीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि या तो हमको इक्विटी से जब हम पैसा अरेंज कर रहे हैं, सपोज कीजिए क्या बोले, इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स, या फिर डेट, डेट का मतलब क्या होता है, लोन, ठीक है। तो इक्विटी से हमको पैसा लेने में कितना कॉस्ट लग रहा है, सपोज कीजिए इसका 10% लग रहा है कॉस्ट और इसका 15% लग रहा है। तो इस पैसे को एक्वायर करने में हमको 10% का खर्च आ रहा है, इस पैसे को एक्वायर करने में हमको 15% देना पड़ेगा। तो कौन मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? जाहिर सी बात है इक्विटी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये चीज़ फैक्टर इफेक्ट करता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जहाँ से भी हम पैसा अरेंज कर रहे हैं उस पैसे को एक्वायर करने में हमको कितने का खर्च आ रहा है। अगर इक्विटी का ज़्यादा आ रहा है तो डेट से ले लेंगे, अगर डेट का ज़्यादा आ रहा है तो इक्विटी से ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है फिनेंस डिसीजन लेने से पहले। दूसरा देखते हैं रिस्क इन्वॉल्व, मतलब कि जहाँ भी अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम जब ले रहे थे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क कितना था। अगर रिस्क ज़्यादा है, सपोज एकदम ध्यान से सुनिए, अगर जहाँ पे हम इन्वेस्ट करने वाले वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, मतलब डूबने के पैसे चांसेस ज़्यादा है, तो हम किससे पैसा लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, डेट से या फिर इक्विटी से, डेट से या फिर इक्विटी से। तो सोचिए, यह डेट का मतलब क्या है, इसको हमको टाइमली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पैसा डूबे या कुछ हो इसको ये तो आ जाएगा पैसा लेने के लिए। लेकिन इक्विटी को प्रॉफिट जब कमाएंगे तभी ये पैसा मांगने आएगा, है कि नहीं, डूबेगा तो पैसा नहीं मांगेगा कहीं ना कहीं। तो रिस्क जब ज़्यादा रहता है तो हम किससे पैसा लेना प्रेफर करते हैं, इक्विटी से, ठीक है। और रिस्क कम है तो किससे पैसा लेना प्रेफर करेंगे, डेट से। समझ में आया? ध्यान रखना, अगर जहाँ भी हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा है तो किससे पैसा लेंगे, इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी कब पैसा हमसे मांगने आएगा, प्रॉफिट कमाने के बाद। लेकिन डेट क्या होगा, प्रॉफिट कमाओ या लॉस, इसको तो इंटरेस्ट पेड करना ही पड़ेगा। तो ये भी फैक्टर्स है फिनेंस डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो पोजिशन, मतलब कि जिस भी प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले उसका कैश फ्लो पोजीशन अगर सही रहा, ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन सही रहा तो हमको किससे पैसा लेना प्रेफर करेंगे, अगर हमारे पास बिजनेस में पैसा आ जा रहा है, ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन बहुत ही अच्छा है, कैश फ्लो पोजीशन बहुत ही अच्छा है, तो कहीं ना कहीं पैसा मेरे पास अवेलेबल रहेंगे अमाउंट, तो हम आसानी से डेट का इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं कि नहीं, और आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ प्रेफर करेगा, अगर कैश फ्लो पोजीशन किसी बिजनेस का अच्छा है तो हम जाहिर सी बात है उसको टाइम टू टाइम पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट, है कि नहीं। लेकिन कैश फ्लो पोजीशन सही नहीं है, ठीक है, तब हमको कहाँ से पैसा लेना है, इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी कभी पैसा मांगेगा जब वो हम प्रॉफिट कमाएंगे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैश फ्लो पोजीशन जब हमारे बिजनेस का अच्छा है, सही चल रहा है, तो हम किससे पैसा लेना प्रेफर करेंगे, डेट से, अगर नहीं चल रहा है तो इक्विटी से, ठीक है।
क्लियर है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो पैसे को एक्वायर करने में हमको खर्च करना पड़ता है। सपोज कीजिए शेयर इशू किए, मतलब हमको चाहिए पैसे, पैसे चाहिए तो फिर क्या करेंगे, या तो डिवेंचर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे या शेयर इशू करेंगे। ठीक है, तो डिवेंचर इशू करने में हमको मान लीजिए 10,000 कॉस्ट आ रहा है और शेयर इशू करने में हमको 50,000 कॉस्ट आ रहा है और हमको ज़रूरत है कितना, 10 लाख की, 10 लाख की ज़रूरत है। तो डिवेंचर इशू करने में मतलब कि डिवेंचर से हमको लोन, मतलब कि जो हम इंटरेस्ट पे पैसा लेने वाले हैं, तो उसके लिए हमको 10,000 खर्चा करना पड़ेगा इस 10 लाख को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसी 10 लाख को एक्वायर करने के लिए अगर शेयर इशू करते हैं तो हमको 50,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है, डिवेंचर इशू करना या फिर शेयर इशू करना। जाहिर सी बात है जहाँ पे मेरा कॉस्ट कम आएगा जिससे कि हमको पैसा मिल जाए हैंड में, ठीक है, उसको हम प्रेफर करेंगे। तो उसी अमाउंट, ये जो 10,000 और 50,000 बता रहे हैं, उसी अमाउंट को क्या बोला गया, फ्लोटेशन कॉस्ट बोला गया। क्या बोला गया, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये प्रोसीजर भी हो सकता है, प्रोसेसिंग फ़ीस भी हो सकता है, या फिर लीगल चार्जेस भी हो सकते हैं, बहुत तरह के खर्चे करने पड़ते हैं पैसा एक्वायर करने के लिए। ठीक है, या फिर मीटिंग में पैसा खर्च हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ होता है, उसी को क्या बोला गया, फ्लोटेशन कॉस्ट बोला गया। ठीक है, तो सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या, कि जो भी अमाउंट हमको इन हैंड मिलने वाले, ठीक है, समझ के 10 लाख का बदले हमको क्या मिलेंगे, 9,50,000 मिलेंगे। तो ये जो 50,000 ही क्या कहलाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जब हाई रहेंगे तो क्या करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट जब हाई रहेगा तो कम पैसा, अभी बताए थे डिवेंचर इशू कर देंगे, डेट से पैसा ले लेंगे, और इक्विटी से पैसा लेना रहेगा तो कम रहेगा, जिससे कम पड़ेगा उसी से हम पैसा लेंगे। क्लियर है, यही चीज़ ध्यान में रखिए। तो फिनेंस डिसीजन यही होता है कि डेट से पैसा ले या फिर इक्विटी से पैसा ले, ये चीज़ क्लियर है। देन आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि आपने जो भी बिज़नेस कर रखा है, या फिर बिज़नेस जिस तरह के बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, मान लो कोई बिज़नेस है, ठीक है, तो बिज़नेस को चलाने के लिए महीने में कम से कम हमको 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हमारे बिज़नेस का ज़्यादा है, ठीक है, तो हमको महीने में 1 लाख रुपए चाहिए और हमको इंटरेस्ट भी पेड करना है। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जब हमारा ज़्यादा है तो क्या हम उसको इंटरेस्ट टाइम पे पेड कर पाएंगे, डेट से पैसा लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। तो किससे पैसा लेना चाहेंगे हम, इक्विटी से। किससे पैसा लेने जाएंगे हम, इक्विटी से। ठीक है, क्योंकि इसको हमको कहीं ना कहीं, इसको काम तो बिज़नेस का रोक नहीं सकते हैं, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो हम फिर इंटरेस्ट कहाँ से पेड करेंगे अगर डेट से पैसा ले लेंगे तो। ठीक है, अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिंपल लैंग्वेज में, अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा ज़्यादा है तो हम किससे पैसा लेना प्रेफर करेंगे, इक्विटी से। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा कम है तो हम किससे पैसा लेना करेंगे, प्रेफर करेंगे, डेट से। ये भी डिसीजन लेना पड़ता है। क्लियर है, आई होप क्लियर होंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज कीजिए अगर कैपिटल मार्केट का पोजीशन सही है, बूम पीरियड है या फिर रिसेशन पीरियड है, दोनों का सिचुएशन हो सकता है, तो जाहिर सी बात है शेयर मार्केट से ही हम जाएंगे पैसा लेने के लिए, शेयर इशू करेंगे, आसानी से हमको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, शेयर का प्राइस बूम पीरियड है, कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड चल रहा है, तो आसानी से लोग आएंगे परचेज करने के लिए शेयर, और हमको जितना अमाउंट चाहिए उतना एक्वायर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यही रिसेशन पीरियड चल रहा है, यही रिसेशन पीरियड का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं शेयर का प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा, तो जितना हमको पैसे के रिक्वायरमेंट हो उतना पैसा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। अगर हमको इक्विटी से पैसा लेना है तो शेयर मार्केट का कंडीशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आसानी से पैसा मिल जाएंगे। अगर शेयर मार्केट का स्थिति सही नहीं रहा तो किससे पैसा लेंगे हम, लोन लेना पड़ेगा, या फिर कहाँ से पैसा अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो ज़्यादा हम प्रेफर किससे कर लेंगे लेने के लिए, डेट से। ठीक है, क्योंकि उसका रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, आप कहीं से भी पैसा लो, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पेड करना है। तो मार्केट याद रखना है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कहने का मतलब क्या, कि कैपिटल मार्केट का सिचुएशन अगर अच्छा है
ठीक है, बूम पीरियड चल रहा है तो आपको आसानी से पैसा अवेलेबल हो जाएंगे, अगर नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको डेट के पास जाना पड़ेगा। क्लियर है, ये चीज़ समझिए, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कहने का मतलब ये था हमारे फिनांस डिसीजन जो क्लियर हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारे इससे क्या आता है, क्या, डिविडेंड डिसीजन। अब पहले मैंने क्या किया था, सोचिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया, क्या क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया कि हमको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट लगाना है, कौन से फील्ड में हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, ये तो सोच लिया था। फिर वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमने पैसा फिनांस डिसीजन पे ले लिया कि हमको पैसा अरेंज कहाँ करना है, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब उससे जो पैसा हम कमाएंगे तो डिविडेंड डिसीजन लेना पड़ेगा। डिविडेंड डिसीजन करने का मतलब क्या, कि जो प्रॉफिट, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, तो वो अमाउंट जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमको देना होता है, बांटना है, कितना पैसा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना अपने पास रख लेना है रिटेन करके, डैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, इसी को रेसिडुअल डिसीजन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बचे हुए पैसे का डिसीजन लेना पड़ता है। जो भी पैसा बचा, प्रॉफिट आया हमारे पास, उस पैसे का किस तरीके से यूज़ करना है, वही क्या कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन। देखते हैं, डिसाइडिंग हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, मतलब कि जो भी मैंने इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में, तो कैसे, एज डिविडेंड। एंड हाउ मच टू रिटेन फॉर री इन्वेस्टमेंट, और कितना पैसा अपने पास रख लेना है ताकि हम दोबारा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकें। समझ में आया, वही चीज़ होता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में, कितना पैसा अपने पास रखना है ताकि हम री इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब इसको डिसीजन लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो ये हमारे एक टॉपिक होने वाला है जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अब बहुत ही आता है क्वेश्चन, बोल देगा बताओ डिविडेंड डिसीजन क्या है और इसके फैक्टर अफेक्टिंग, यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अर्निंग। अर्निंग करने का मतलब क्या, कि अगर पैसा ज़्यादा अर्निंग हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए इन कंपेरिजन आपका अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, अर्निंग ज़्यादा हुआ है, ठीक है, अर्निंग ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अर्निंग ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड क्या होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और अर्निंग कम हुआ तो डिविडेंड क्या होगा, कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है, पहला फैक्टर। दूसरा, कैश फ्लो पोजीशन। अब हमारे बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छा है, ठीक है, अगर हमने जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, आसानी से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको भी अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो कैश फ्लो पोजीशन हमारे हम बिजनेस का अगर अच्छा है तो डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर नहीं पोजीशन अच्छा है तो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमको खुद पैसे की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब इसका मतलब क्या होगा, कि जो भी आपके पास अमाउंट है, डिविडेंड जो है, जो पैसा आपके पास बचा हुआ है, अगर आपके पास उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर कर ज़्यादा पैसा कमाने का अगर अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, तो कहीं ना कहीं आप उस पैसे का क्या करेंगे, रिटेन करके रख लेंगे अपने पास, है कि नहीं। सपोज कीजिए ना कि अभी हम हमारे पास मान लीजिए 20 लाख रुपया है डिविडेंड, अब हमको 20 लाख रुपया और हम उसी पैसे का यूज करके हम 50 लाख रुपये कमा सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए कि उस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे या फिर से इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जबकि हमको पता है कि हमको वहाँ पे पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, हम और पैसा कमा सकते हैं, तो क्या करेंगे, पैसा को रिटेन करके रख लेंगे, ठीक है। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ रहे बात, समझिए। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कहने का मतलब क्या, सोचिए कि आपने पहले ही से फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, कि अगर हमारी बिजनेस कितना भी कमाए, हमारे बिजनेस कितना भी प्रॉफिट कमाए, 50 लाख 20 लाख कुछ भी, तो उसका 10% क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स में, या 20% डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स में। तो क्या कर दिए, एक स्टेबिलिटी दे दिए। क्या स्टेबिलिटी दे दिए, कि हमारे बिजनेस कितना भी कमाए 20% हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स होंगे, वो जो इन्वेस्ट कर रखे होंगे हमारे कंपनीज़ में, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हर साल कहीं ना कहीं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है,
कहीं ना कहीं हमारा रेपुटेशन बढ़ेगा, क्योंकि हर साल जब हम मार्केट में कुछ ना कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बोलेगा कुछ भी हो ये कंपनी जो है हमेशा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती ही करती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी स्टेबिलिटी कर देते हैं कि 10 लाख कमाए या 50 लाख कमाए, 10 लाख मतलब 10% हम क्या करेंगे, डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स में। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। अब ये बताएं कि अगर रेपुटेशन कंपनी का अच्छा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रेपुटेशन अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं डिविडेंड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा हमेशा। क्या होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर रेपुटेशन बनाना है तो रेपुटेशन कैसे बनेगा, अगर कोई भी कंपनी सोचे ना, एक कोई ऐसा कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रखे 4 साल से आपको पैसा ही नहीं दिया हुआ, तो आप क्या बोलिएगा कि उस कंपनी में किसी को इन्वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। लेकिन वही कंपनी आपको सालाना प्रॉफिट देता है, सालाना आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड का हिस्सा देता है, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं नहीं ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मार्केट में रेपुटेशन बनाना है, अगर मार्केट में रेपुटेशन आपका अच्छा है तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या होता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स करने का मतलब क्या, कि जो भी आप प्रॉफिट कमाएं तो सबसे प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ही किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो सबसे डिविडेंड डिसीजन कहने का मतलब क्या, कि कितना परसेंट मतलब जो भी पैसा बचा उसको कितना हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना इक्विटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी हमारे फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। क्लियर है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो जनरली फिक्स्ड रेट होता है 10%, 5%, जो भी उसका शेयर का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको डिविडेंड मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये भी हमारे फैक्टर होते हैं कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है उसमें से पहले प्रॉफिट किसको दे देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद में ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ये भी एक डिसीजन होता है कि कितना अमाउंट हमको प्रेफरेंस शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। जनरली इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा ही रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा ही क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग कहलाता है। समझ में आया। तो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स ये भी क्या करता है, हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है कहने के, क्योंकि हमको पहले पैसे किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को देने, ठीक है। तो ये चीज़। अब आता है 7 पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, कि जो भी आपने पैसा कमाया है एज डिविडेंड, प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट में से किसको आप पहले पैसा देना पसंद करोगे, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने कर रखा है या फिर जिसको आपने बोल रखा है कि हम इंटरेस्ट का अमाउंट पेड करेंगे, तो आपको इंटरेस्ट पेड करने के बाद ही कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिसको आपने वादा कर रखे है कि हमको आपको टाइमली पेमेंट कर देंगे, तो ये भी चीज़ आपको क्या करेगा, अगर इंटरेस्ट ही ज़्यादा पेड करना है हमको तो डिविडेंड क्या होगा, कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इंटरेस्ट हमको कम पेड करना है तो इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब डिविडेंड क्या होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा मार्केट में। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, क्या, फिनेंशियल मतलब कि डिविडेंड डिसीजन के। तो आज हमने पूरे टॉपिक कवर कर लिए इसके 3 डिसीजन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट का और भी कुछ पोर्शन टॉपिक बचे हुए हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कंटिन्यू कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस अच्छे कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।